मर्दाना बांझपन इस चीज़ को कहते हैं मियाँ बीवी इकट्ठे रहें, कपल इकट्ठे रहें और 1 साल के बाद भी उनकी औलाद ना हो सके। 50% केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ीमेल की होती है और 50% केसेस के अंदर ही मेल की होती है। जो मर्दाना बांझपन है उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। टीज़ा या बायोप्सी टेस्टिस से लेके स्पर्म लेके आपकी IVF एक्सी में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इलाज हर लेवल पे मुमकिन है। मर्दाना बांझपन जो है इसकी वजूहात क्या क्या हैं और इसके फिर ट्रीटेबल कॉजेज़ कौन कौन सी हैं? जी, इसमें मर्दाना बांझपन इस चीज़ को कहते हैं जिसमें आप 1 साल तक मियाँ बीवी इकट्ठे रहें, कपल इकट्ठे रहें और 1 साल के बाद भी उनकी कंसीव ना कर सकें, औलाद ना हो सके। तो इसे आप सबफर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस सूरत हाल को बांझपन कहते हैं। ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी इशू हो सकता है। इसके आलमोस्ट 50% केसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ीमेल की होती है और 50% केसेस के अंदर ही मेल की होती है। और क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है तो इस चैनल से मैं ज़रूर मैसेज दूंगा कि इसमें इस होल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ़ीमेल की नहीं होती। और जो मर्दाना बांझपन है उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। इसमें बचपन में कोई मेल्स को मम्स हुए हों, जैसे कन्फ्रेक्ट भी कहते हैं, और उसके बाद कोई चोट लगी हो, ट्रामा हुआ हो, जो अनडिसेंडेड टेस्टिस हों बच्चों के अंदर, जो टेस्टिस ऊपर रह जाते हैं बच्चों के मेल बेबीज़ के, जिसकी वजह से उनकी स्पर्म प्रोडक्शन क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। और इसकी मैं साथ साथ ट्रीटमेंट बताता जाता हूँ ताकि एक ही चीज़ हम कवर करते जाएं। अब ऐसे बच्चे जिनमें अनडिसेंडेड टेस्टिस हों वो 2 साल से पहले अगर ट्रीट हो जाएं, उनके अब्डोमिनल टेस्टिस हों चाहे इंग्वाइनल टेस्टिस हों, तो ऐसे बच्चे कंसीव कर सकते हैं, उनकी बीवियां जो हैं, और वो फर्टाइल हो सकते हैं अगर टाइमली उनकी सर्जरी 1.5-2 साल की उम्र में हो जाए। अगर ऐसे बच्चों के 1.5-2 साल की उम्र में सर्जरी ना हो तो ऐसे बच्चे मुस्तकिल तौर पे बांझ हो जाते हैं, मेल बेबीज। ठीक। और सेकेंडली अगर एक टेस्टिस अनडिसेंडेड है और एक टेस्टिस डिसेंड कर गया है, नीचे आ गया है स्क्रोटम के अंदर, तो ऐसे बच्चे नॉर्मल मेल्स की तरह कंसीव करवा सकते हैं और वो फर्टाइल होते हैं। और इवन के दूसरे टेस्टिस को फिर भी ढूंढना चाहिए, चाहे वो लेप्रोस्कोपी डायग्नोस्टिक हो, आर्चिडोपैक्सी कर दें, नीचे ला दें, या फिर उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि फ्यूचर के अंदर कैंसर का बायस ना बने। और अगली वजह पे हम चलते हैं तो उसके अंदर आ जाती है वेरिकोसील। वेरिकोसील एक ऐसी बीमारी है जो टीनेजर्स में स्टार्ट होती है और एज के साथ साथ प्रोग्रेस करती है। वेरिकोसील होती है कि जो टेस्टिस की रगें हैं जो एक फ़्लो लेके आती हैं और जाती हैं, जिन्हें वेंस कहते हैं। वेंस का मकसद होता है खून के फ़्लो वापस दिल की तरफ ले जाना ताकि ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड वापस बॉडी में सर्कुलेट करे और उसमें जो भी केमिकल्स हैं, जो भी टॉक्सिन और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ख़त्म हो जाए। अब होता ये कि जो वेरिकोसील के अंदर जो वॉल्व्स लगे होते हैं वेंस के अंदर वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं या नकारा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाता है, बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। जब खून का बैक फ्लो स्टार्ट हो जाता है, चाहे एक साइड पे हो, जो मोस्ट कॉमन साइड लेफ़्ट साइड होती है, या दोनों साइड पे हो, तो उसके और काजेज़ भी हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर स्पर्म डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लोग तो एज़ोस्पर्मिया तक पहुंच जाते हैं जिसे ज़ीरो स्पर्म भी कहते हैं, और कुछ लोग ओलिगोस्पर्मिया में चले जाते हैं। अब इसकी सीवियरिटी के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। आप ग्रेड 0 से लेके ग्रेड 3 तक इसकी क्लासिफिकेशन आती है। जो ग्रेड 3 है वो हाईएस्ट है और विजिबल होते हैं, और ऐसे ग्रेड के अंदर सर्जरी बहुत ज़्यादा कारआमद है। और ऐसे पेशेंट की अगर टाइमली सर्जरी हो जाए और अगर उनके स्पर्म डैमेज हो रहे हों तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इवन के 70 to 80% पेशेंट इसके साथ फर्टाइल हो सकते हैं। तो सर, वेरिकोसील में पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि अब मुझे ये प्रॉब्लम है? किस एज में उसको डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए? उसको क्या मेजर्स लेने चाहिए? मोस्टली ऐसे पेशेंट शादी के बाद ही डायग्नोस की तरफ तवज्जो करते हैं अगर उनमें सिम्टम्स ना हो। सिम्टम्स के अंदर इसमें पेन आ सकती है, कुछ पेशेंट में पेन होती है, कुछ बगैर पेन के भी रहते हैं कि उसमें पेन होती नहीं है, और कुछ में ये वेन्स विजिबल हो जाती हैं और आपको हैंगिंग सेंसेशन टेस्टिस के अराउंड फील होती हैं, डिस्कम्फर्ट फील होता है, या बल्ज ऑफ वार्म्स की तरह थैली सी आपको फील होती है जैसे टेस्टिस के अराउंड जब चलते फिरते हैं या लॉन्ग स्टैंडिंग होती है तो टेस्ट की इसका बल्ज सा फील होता है। और इसके साथ आप पहचान सकते हैं कि आपको वेरिकोसील है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर के साथ, यूरोलॉजिस्ट के साथ उसको मिलते हैं, वो एक एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन में आइडिया हो जाता है, और सेकेंडली आपका अल्ट्रासाउंड के ऊपर भी पिक हो जाती है। तो क्या सर ये वेरिकोसील ट्रीटेबल है?
हाँ, ये एक ऐसी बीमारी है जो ट्रीटेबल है और उसके साथ पेशेंट जो कपल हैं वो फर्टाइल हो सकते हैं और टाइमली इलाज होना ज़रूरी है। और जो इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आती हैं उसमें माइक्रो सर्जरी है, जो एक माइक्रोस्कोप के अंदर 15x पावर या इससे भी ज़्यादा की फील्ड के अंदर परफॉर्म की जाती है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है, जिसमें आपने इसकी आर्टरी को बचाना होता है टेस्टिकुलर, और बाकी लिम्फेटिक स्पेयरिंग करनी होती है और बड़ी माइक्रोस्कोप के अंदर इसको आप क्लियर करते हैं और कुछ वेन्स को टाई कर दिया जाता है और कुछ को डाइसेक्ट कर दिया काट दिया जाता है। सर पहले तो हमने देखा कि ओपन सर्जरीज जो हैं वो मरीज़ डरता है कि मैं ओपन सर्जरी ना कराऊं, तो ये माइक्रो सर्जरी का जो प्रोसीजर है ये कितनी देर का है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हैं? अच्छा, जो ओपन सर्जरी है ना वो डिफरेंट लेवल्स पे की जाती थी पहले, कि आपकी फ्लैंक लेवल पे की जाती थी, अंग्वाइनल लेवल पे और नीचे लेवल पे। लेकिन ये जो सर्जरीज हैं, एक तो इनमें इंसिजन या कट बहुत बड़ा होता है और सेकेंडली इनके अंदर आपकी एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर वेन्स जो होती हैं वो टाई नहीं कर सकते, वो ख़त्म नहीं कर सकते। और यही हाल एम्बोलाइजेशन का भी है। अगर एम्बोलाइजेशन भी की जाए तो ऐसी वेन्स जो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर वेन्स हैं वो एम्बोलाइजेशन के साथ ख़त्म नहीं होती और आपकी वेरिकोसील परसिस्ट करती है। इसलिए इनके रिज़ल्ट अगर हम माइक्रो सर्जरी के साथ कंपेयर करें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। माइक्रो सर्जरी की सक्सेस रेट 97% है और रिकरेंस रेट सिर्फ लेस देन 3% है, जबकि हम ओपन की या एम्बोलाइजेशन की बात करें तो इनकी वेरिएशन 10 से 25% इनकी कम से कम रिकरेंस रेट है। तो सर इसमें अब यानी कि जो बांझपन का इलाज है वो बिल्कुल मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, और अगर आपको वेरिकोसील है तो बिल्कुल बहुत ही मुमकिन है। और अगर वेरिकोसील के साथ एज़ोस्पर्मिया हो गया है तो तब भी मुमकिन है। इसमें भी आपके कम से कम बहुत सी रेशो 5 से 10-30% तक लोग फर्टाइल हो जाते हैं, स्पर्म वापस आ जाते हैं। यानी कि एज़ोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म नहीं बन रहे, यानी कि स्पर्म बाहर नहीं आ रहे, वो भी ट्रीटेबल कॉज है? वो भी ट्रीटेबल है। अब इसमें दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि एज़ोस्पर्मिया की रीज़न क्या है। आइदर कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब यह है कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गई है आपकी स्पर्म की डक्ट्स के अंदर, जो स्पर्म बाहर नहीं आ रहे। और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव का मोस्ट कॉमन काज जैसे कि वेरिकोसील डिस्कस हुआ या और दूसरे कॉजेज डिस्कस हुए, ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव होते हैं। तो इन सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो है डायग्नोसिस कि ऑब्स्ट्रक्टिव है कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है। अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है और वेरिकोसील की वजह से तो रिवर्सिबल है, हो सकता है कि आपके स्पर्म वापस आ जाएं। और अगर आपके ऑब्स्ट्रक्टिव हैं तो फिर इसके अंदर आपकी या तो डक्ट को खोला जाता है या वेज़ोवेजोस्टमी सर्जरी की जाती है, जिससे आपकी डक्ट की ब्लॉकेज ख़त्म करके इनको आपस में जोड़ दिया जाता है। या आपकी अगर और अपर लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे कि आपकी डक्ट की लेवल जैकुलेटरी डक्ट की लेवल पे है, तो वो कैमरे के साथ ऑब्स्ट्रक्शन को खोला जा सकता है और नेचुरली स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। और सेकेंडली अगर ये कुछ भी ना हो सके तो फिर आपकी हम डायरेक्ट टीज़ा या बायोप्सी टेस्टिस से लेके स्पर्म लेके उनको, अगर आपके साथ फ्रीजिंग सेंटर इन्वॉल्व है तो वहाँ पे फ्रीज़ किए जा सकते हैं और नेक्स्ट आपकी IVF या ICSI में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो इलाज हर लेवल पे मुमकिन है इनफर्टिलिटी का आजकल। तो लिहाजा बांझपन के मरीजों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सर्जरी के ज़रिए इलाज मुमकिन है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। और सबसे पहले मेरा तो यही होता है कि आपको स्पर्म को रिवाइव किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग IVF ICSI की तरफ नहीं जा सकते या अफोर्डिंग नहीं होता। तो ऐसे पे जिनको वेरिकोसील है वो हरगिज़ IVF ICSI की तरफ ना जाएं। वेरिकोसील के साथ अगर आप IVF या टेस्ट बेबी करवाते हैं तो आपके नॉर्मल चांसेस कंसीव के 40 to 45% होते हैं IVF के साथ, और टेक होम बेबी के 20%। अगर वेरिकोसील है, आपके स्पर्म डैमेज हैं, ओलिगोस्पर्मिया है, उनमें कोई मॉर्फोलॉजी की एब्नॉर्मलिटी है, स्पीड की एब्नॉर्मलिटी है, तो आप बिल्कुल IVF की तरफ अपने पैसे ज़ाया ना करें। पहले अपनी वेरिकोसील की माइक्रो सर्जरी करवाएं, उसके बाद ये नेचुरल ट्राई करें। अगर फिर भी ना हो तो IVF का ऑप्शन तो उस टाइम भी खुला होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट IVF की तरफ जाएंगे तो आपके चांसेस 40% से या 20% से कम होकर 10 से 20% रह जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू।